वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस ऑफ द प्रोटॉन इंस्टीट्यूट। मैं मीनाक्षी शर्मा आज आपके सामने न्यू लेक्चर लेके आई हूँ। हम अपने ही टॉपिक को वापस से आगे बढ़ाते हुए जो हमारी रिएक्शंस एक आध बची है उसे हम क्या कर लेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा, हमने लास्ट जो पोर्शन पढ़ा था उसमें ल्यूकास रिएजेंट से हमने बात की थी और ल्यूकास रिएजेंट की हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश यानी विभेदन कर लिया था। आज जो मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन बता रही हूँ बेटा, अब हमारे 5th नंबर की रिएक्शन है जिसमें आपको रिएक्शन जो है वो किससे है, प्राथमिक एमीन से, यानी कि फ्रॉम 1 डिग्री एमाइन। हम 1 डिग्री एमाइन से रिएक्शन कर रहे हैं, प्राथमिक एमीन से हम रिएक्शन कर रहे हैं। तो बेटा देखो कैसे रिएक्शन होगी, इट इज़ अ 1 डिग्री एमीन। क्या ये बेटा प्राथमिक एमीन है और इस प्राथमिक एमीन की रिएक्शन आपको टिल्डन अभिक्रमक से करवानी है। टिल्डन रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, टिल्डन रिएजेंट, टिल्डन अभिक्रमक, टिल्डन अभिक्रमक। ठीक है बेटा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो RCl बाहर आएगा और बेटा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या H2O बाहर आएगा, क्या आएगा ना बेटा, तो RCl बन गया ना। क्या बन गया बच्चा, RCl। और साथ में क्या बना, साथ में बना N2 और क्या बनी बेटा, H2O भी बनाना। आपको प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, RCl को क्या बोलते हैं हम, क्लोरोएल्कीन। छोटी सी रिएक्शन है, आपको पता होनी चाहिए। मान लो आपसे कोई छोटा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द टिल्डन रिएजेंट, मतलब टिल्डन अभिक्रमक क्या है। तो टिल्डन अभिक्रमक क्या है बेटा, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डन अभिक्रमक बोलते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी रिएक्शन है। आपको पता है यहाँ पे R+Cl- जुड़ जाएंगे, N2 बाहर आ जाएगी, O पे -2 और 2H+ से कंबाइन करके H2O फॉर्म कर लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो आगे बेटा 1 डिग्री अमीन के बाद में हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है वो है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। बेटा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपको पता है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका सिल्वर लवण बनाना है, सिल्वर सॉल्ट बनाना है, मतलब कि H+ की जगह बेटा क्या आ जाएगा, Ag+। ठीक है बेटा, और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी बेटा, Br2 के साथ। किसके साथ बेटा, Br2 के साथ। कौन से सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, यहाँ से AgBr बाहर आएगा बच्चा और बाहर आएगा CO2, ये बाहर निकल गए और R के साथ बेटा क्या जुड़ गया, RBr और बेटा CO2 और साथ में क्या आ गया, AgBr। बेटा इसे क्या बोलते हैं हम, ब्रोमो एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोमो एल्केन। किसी को प्रॉब्लम है, आप सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो रिएक्शन है इट इज़ अ फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन है, मुक्त मूलक अभिक्रिया है। फ्री रेडिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसकी मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले AgBr बाहर आएगा और O किसके साथ जुड़ जाएगा, Br के साथ। सही है, देखो ऐसे मान लो आप, तो जैसे ये अपने पास सिल्वर लवण है, ठीक है बच्चा, और आप इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो बेटा, Br2 से। ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्या बाहर निकला, AgBr। सही है, और RCOO और यहाँ Br आ गया। उसके बाद यहाँ पे बेटा होमोलाइसिस होगा और यहाँ पे भी एक तरीके से मान लो होमो, तो ये CO2 यहाँ से बाहर निकलेगी और ये R डॉट बेटा Br डॉट से कंबाइन हो जाएगा। समझ में आ गया। आप तो इतना भी मत पढ़ो, इसमें कोई मैकेनिज्म का ज़्यादा रोल नहीं है, सीधा सीधा पता होना चाहिए कि इट इज़ अ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन को ही हम हिंदी में बेटा विकार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें CO2 रिलीज हो रही है। किसका विकार्बोक्सिलीकरण हुआ है, सिल्वर लवण का, सिल्वर सॉल्ट का।
किसके सिल्वर सॉल्ट का? कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट का। CO2 रिमूव हो गई, AgBr रिमूव हो गया, और R किससे जुड़ गया बेटा? Br से जुड़ गया। किस टाइप की रिएक्शन है? फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। It is a very important for the competition as well as for the board exam. हुन्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। आ गया बच्चों समझ में? क्या बोलते हैं इसे? हुन्स-डीकर रिएक्शन। कई बार ऐसे भी लिखा होता है बोरोडिन हुन्स-डीकर रिएक्शन। ठीक है। अब बच्चा एक बात जरूर याद रखें, आप सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते, I2 ले लेते, जब Cl2 लेते तो ईल्ड थोड़ी कम आती, क्लोरो एल्केन तो बनता पर ईल्ड थोड़ी कम। ईल्ड का मतलब है लब्धि, कम प्राप्त तो होता थोड़ा सा प्रोडक्ट Cl2 लेने पर। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनना, देखो Cl2 लेने पे कम ईल्ड क्यों आती? क्योंकि Cl की बॉन्ड एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। किससे? Br2 से। प्यारे बच्चों आगे सुनो, एक नोट डाल के आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि अगर इस रिएक्शन में हम क्या करते कि ये हमने सिल्वर लवण तो ले लिया, ये हमने सिल्वर सॉल्ट तो ले लिया, लेकिन इसकी रिएक्शन Br2 से ना करवा कर हमने किससे करवा दी? I2 से करवा दी। तो हम क्या सोच रहे होंगे? हम सोच रहे होंगे कि CO2 बाहर आ जाना चाहिए, AgI बाहर आ जाना चाहिए और Ri बन जाना चाहिए, बट ये प्रैक्टिकली नहीं मिला। ये तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, बट इट इज़ नॉट दी ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिला। हमने जब इसमें देखा तो इसके 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल रिएक्ट करके यहाँ पे बेटा एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एस्टर का। और वही AgI बाहर आएगा और बेटा एक क्या आएगा? CO2। मतलब ये है कि इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं बेटा? 2 मोल। तो कितने AgI बाहर आएंगे बेटा? 2 AgI। ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको बेटा ये ध्यान रखना होगा क्या कि जब हम हुन्स-डीकर रिएक्शन की बात करेंगे, अगर आपसे एग्जाम में हुन्स-डीकर रिएक्शन बोली है तो आप बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का ब्रोमीनीकरण कर रहे होंगे, यानी Br2 आप लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आपने उसी Br2 के प्लेस पे I2 ले लिया है तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो एस्टर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा? एस्टर फॉर्म। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी चेंज हो जाएगी। आ गई क्या बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? ठीक है। अब इस ऊपर वाली रिएक्शन को तो हमने बोला है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर रिएक्शन। और अब जो मैंने ये रिएक्शन लिखी है इसका थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, इसे हम बोलते हैं ब्रिनबॉम-सिमोमनी रिएक्शन। ठीक है। ये आपके बुक में नहीं दे रखी, फिर भी कंपटीशन व्यू के अकॉर्डिंग आपको मान लो यहाँ पे ये चेंज करके दे दे। ठीक है बेटा। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ब्रिनबॉम-सिमोमनी रिएक्शन, सिमोमनी अभिक्रिया। कब? जब आप Br2 के प्लेस पे क्या ले लेंगे बच्चा? I2 ले लेंगे। तो प्रोडक्ट में एल्केन और ब्रोमो एल्केन की जगह यानी कि आपको आइडो एल्केन ना मिलके आपको एस्टर मिलेगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसमें 2 मोल, मैकेनिज्म बिल्कुल वही है पर इसमें 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। ये भी फ्री रेडिकल में ही आ सकती है रिएक्शन। अब आगे हम चलते हैं। ये थी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। तो क्लोरोएल्केन की प्रिपरेशन कौन कौन सी हो गई? देखो एक बार हम देख लें, फ्रॉम एल्केन जिसमें आपने एल्केन का हेलोजिनीकरण किया था। दूसरा हम देखें फ्रॉम एल्कीन जिसमें आपने मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाए थे। थर्ड हम देख लें फ्रॉम एल्कोहल जिसमें आपने 3 रिएक्शन पढ़ी थी बच्चा, PX3, PX5, SOCl2 और एक HX वाली जिसमें लूकास भी लिया था हमने काम। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट जो रिएक्शन आपने पढ़ी वो पढ़ा फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, पढ़ी ना बेटा? और इस हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में मैंने आपको 2 बताई थी। कौन कौन से जरा बता दें? एक फिंकेस्टीन रिएक्शन थी, एक स्वार्ट अभिक्रिया थी। ठीक है। और जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा एक तो
फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन, जिसमें हमने टिल्डन अभिक्रमक लिया, और जो 6 नंबर की हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम पढ़ चुके हैं। ये प्रिपरेशन थी किसकी? क्लोरो एल्केन को, हेलो एल्केन को फॉर्म करने की। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब जो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन भी साथ में ले लेंगे जैसे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों अपन बात करेंगे किसकी? फिजिकल स्टेट की। किसकी बात करेंगे? फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था। आपको मैं बता दूं कि जो एल्काइल हैलाइड है वो जब प्योर फॉर्म में होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स आर मोस्टली कलरलेस। कैसे होते हैं बेटा? ये कलरलेस होंगे, यानी रंगहीन, इन प्योर फॉर्म। जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं तब ये कलरलेस होते हैं। बट इसके जो ब्रोमाइड्स हैं और जो आयोडाइड्स हैं, हिंदी में भी मैं बोलती जा रही हूँ बेटा, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हैं, जब उनके ऊपर लाइट एक्सपोज की जाती है, जब लाइट डाली जाती है तो फिर वो क्या करने लग जाते हैं? आयंस के फॉर्म में आ जाते हैं। ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स इन आयंस के फॉर्म में आ जाएंगे, और जब आयंस के फॉर्म में आ जाएंगे बेटा तो फिर ये कलर शो करने लग जाएंगे। यानी कि मोस्टली तो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं जब ये प्योर फॉर्म में है। बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कलर्ड। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स कैसे हो जाते हैं बेटा? कलर्ड होते हैं व्हेन एक्सपोजर ऑफ लाइट, जब हम इसके ऊपर लाइट को क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं। क्योंकि ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स आयंस में आ जाएंगे, जब लाइट एनर्जी मिलेगी ना उनको तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे और वो आयंस के फॉर्म में आ जाएंगे। दैट्स व्हाई दे बिकम्स कलर्ड। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या ध्यान रखना है कि मोस्टली एल्काइल हैलाइड्स कलर्ड है। और देखो मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, ये जो मेंबर्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे आपको कैसे स्टेट में मिलेंगे बेटा? गैसियस स्टेट में। कैसे स्टेट में मिलेंगे? गैसीय अवस्था में मिलेंगे। बट जो हायर मेंबर्स हैं, उच्चतर सदस्य जो है जिनमें कार्बन के नंबर बढ़ जाएंगे, हायर मेंबर्स जो है बेटा वो लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, द्रव या फिर ठोस अवस्था में पाए जाएंगे जो हायर मेंबर्स होंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हायर मेंबर्स में जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वन डर वाल अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, तो उनकी स्टेट गैस से लिक्विड या फिर ज़्यादा ही अट्रैक्शन डेवलप हो गया तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात थी फिजिकल स्टेट की। मोस्टली तो कलर्ड है ऐसा, लेकिन ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर दी कलर्ड। इसके अलावा लोअर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो रूम टेम्परेचर पे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कक्ष ताप पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में। लिक्विड स्टेट कब होगी और सॉलिड स्टेट जब हायर मेंबर्स की मैं बात करूँगी। ठीक है बेटा, ये था फिजिकल स्टेट। मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल स्टेट के बाद में जो हम बात करने वाले हैं बच्चा, वो बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट को हम हिंदी में बेटा क्या कहते हैं? क्वथनांक। ठीक है मेरे बच्चों, देखो बेटा क्या ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट आपको मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, कि वेट ज़्यादा होगा ना तो बीपी भी बढ़ेगा। मान लो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल आ गया तो क्या छोड़ दें क्वेश्चन को? ना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या होता है? वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और मान लो मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मीन्स आइसोमर्स हमको अगर गिवन है तो फिर हम सरफेस एरिया चेक करेंगे। और ब्रांचिंग, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली और ब्रांचिंग के इनवर्सली। ध्यान दीजिएगा, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ऐसे हमने ले लिए। क्या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। CHCl3, CHBr, या फिर एक बार डाई वाले लिख दें, डाइक्लोर वाले। देखो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बोलो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? समझ गए? फिर देखो चलो इधर की तरफ थोड़ा सा, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। अब जैसे मान लो CH3, CH2, 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 Cl, फिर आपको दे दिया CH3, CH, CH3, CH2, Cl, और एक आपको दे दिया CH3, 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 CH2, Cl। क्या क्या है जरा देखो, क्लोरोपेंटेन, आइसो, आइसो दिख रहा है क्या आपको? इसमें CH2 और बढ़ेगा, CH3, CH, इसे क्या बोलेंगे? आइसो, आइसो क्लोरोपेंटेन, इसे बोलेंगे नियोपेंटाइल क्लोराइड या नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, देखो सरफेस एरिया सबसे, भाई मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है क्योंकि सारे आइसोमर है, लेकिन क्या हो रहा है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है मेरे बच्चों। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका फिर इसका। सरफेस एरिया कब देखना है आपको? जब आइसोमर्स गिवन हो। क्या गिवन हो बच्चों? आइसोमर्स समावयवी दिए हुए हों। तो मुझे बताओ BP, बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे आपको ये दे दिया फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, जरा बताइए इनमें क्या चीज़ आपको डिफरेंस दिख रही है? हेलोजेंस। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, बोलिए कोई डाउट है क्या बच्चों? नहीं है। अब आप और हम एक बार इस बात पे ध्यान देंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जरा बेटा, इट इज़ अ डाइक्लोरोबेंजीन, क्या ये डाइक्लोरोबेंजीन है? क्या बच्चों ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है? और बताओ ये वाला पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब हमको क्या बताना है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? ज़रा ये बता दो मुझे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाइपोल मोमेंट, यानी जो पोलर ज़्यादा होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो क्या इसका रिजल्टिंग इसके बीच में निकल के आएगा? इसका रिजल्टिंग यहाँ बीच में निकल के आएगा, और इसका रिजल्टिंग क्या कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सबसे कम डाइपोल किसका आएगा बेटा? डाइपोल को हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम होगा। बोलो बेटा कम होगा कि नहीं होगा? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर इसका, और सबसे ज़्यादा ये। यानी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जहाँ पोलैरिटी ज़्यादा होगी वहाँ डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, वहाँ द्विध्रुव आघूर्ण भी ज़्यादा होगा। आपने पढ़ा ना केमिकल बॉन्डिंग में कि डाइपोल कैसे निकालते हैं? ये इधर खींचेगा, ये इधर, रिजल्टिंग बीच में आ जाएगा, 60 डिग्री पे आ रहा है, ये किस पे आ रहा है? 120 पे आ रहा है, और ये 180 पे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? ठीक है, अब जरा मुझे बताओ इधर ऑर्थो मेटा पैरा, हमने ये एक्सपेक्ट किया, बट बेटा प्रैक्टिकली जो इनका बॉइलिंग पॉइंट आया वो क्या आया? प्रैक्टिकली बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा चेंज आया। प्रैक्टिकली बॉइलिंग पॉइंट ये मिला, यानी कि मेटा वाले का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो गया। उसका रीज़न क्या है वो आप समझे। देखो जो ये ऑर्थो वाले हैं, इस ऑर्थो वाले में ये जो Cl है इसका प्लस R लग रहा होगा, प्लस R ये देगा, तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि इधर देखें, थोड़ा साइड में ले लेता हूँ इसको और फिर अच्छे से क्लियर करते हैं। जरा मुझे बताओ कि ये इसको यहाँ देगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, समझ में आ गया? फिर ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देखो इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव आके ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, यानी कि इस तरीके से इसको आगे बढ़ा दो, ये लो, ये इधर आ गया तो Cl की तरफ नेगेटिव आ गया, तो इसमें एक एक्स्ट्रा पोलैरिटी डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? एक एक्स्ट्रा पोलैरिटी डेवलप हो गई।
समझ रहे हैं बच्चे? इसमें पोलैरिटी पर यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस काम नहीं करता, अनुनाद प्रभाव मेटा स्थिति पर नहीं लगेगा, जबकि यहाँ तो लगेगा। इस वजह से मेटा का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? कम हो गया। मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये मेटा का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। समझ में नहीं आया? सुन ले वापस। देखो इसका तो ज़्यादा होगा, नो डाउट। दिक्कत यहाँ आ रही है हमारे यहाँ आ रही है कि मेटा का ज़्यादा होना चाहिए था, पैरा का कम होना चाहिए। पर मैंने बोला पैरा में एक्स्ट्रा पोलैरिटी डेवलप हो गई है, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से, जबकि इसमें नहीं है ऐसा, जबकि डायपोल का जीरो है। अगर डायपोल बोले तो जीरो ही बोलना, लेकिन एक्स्ट्रा पोलैरिटी का कारण क्या है? एक्स्ट्रा पोलैरिटी का कारण इससे पोलैरिटी प्लस माइनस आएंगे, इसमें अनुनाद होगा प्लस, क्योंकि पैरा पे ना, और अनुनाद कहाँ काम करता है? ऑर्थो और पैरा पे काम करता है ना बेटा। आपने जीओसी पढ़ी है ना, उसमें पढ़ाया नहीं मैंने रेजोनेंस, बताया था कि रेजोनेंस कहाँ काम करता है। यहाँ ऐसा थोड़ी ना होगा मेरे बच्चों, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं कि रट लो इसको एज इट इज, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। इसका रीज़न ये है, डाइपोल जीरो है और डाइपोल के हिसाब से ऑर्डर ये मिलना चाहिए था, लेकिन जब आया ऑर्डर तो मेटा का थोड़ा, देखो बॉइलिंग पॉइंट में वैसे इनकी कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ऐसी 456, 448 थोड़ा सा उसका, और 400 के रेंज में होता है सारे के सारे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर ज़्यादा है ना मेटा से, किसका ज़्यादा है? पैरा का ज़्यादा है। उसका रीज़न रेजोनेंस लग रहा है यहाँ पे, और रेजोनेंस की वजह से आपको पता है प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान दो, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट वो भी मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। तो उन सब के तो ऐसे इसका मेल्टिंग पॉइंट यही ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ वापस से ये जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ऐसे ही मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वथनांक, और मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? गलनांक। गलनांक में देखें तो जो पैरा वाला है ना, वो सिमेट्रिकल है। देखो इधर देखना मेरे बच्चों, ये गलनांक है ना, इधर देखो, ये गलनांक किसका देख रहे हैं? पैरा। क्या पैरा बेटा सिमेट्रिकल है क्या? सिमेट्रिकल। ऐसे एक और पैरा डाइक्लोरो, आगे पैरा डाइ, आपस में जब एक क्रिस्टल में जुड़े हुए होंगे तो एक क्लोज पैकिंग होगी। कैसी पैकिंग होगी? क्लोज पैकिंग। जब पैकिंग क्लोज है तो मेल्ट करते टाइम क्या आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी? तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल अगर मैं बात करूं तो क्या ये बेटा सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है। देखो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, हमें डायरेक्ट वेपर में भेजना, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में हमें उसे लिक्विड स्टेट में लेके आना। यही मतलब है ना मेरे बच्चों। तो देखो जब पैरा डाइक्लोरो की बात करेंगे तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है उसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की संरचना सममित है कि नहीं है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है, तो क्रिस्टल के अंदर वो अच्छे से संकुचित रहेंगे, उनकी संकुलन क्षमता ज़्यादा होगी, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो उसे मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और अगर टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा तो बेटा क्या मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज़्यादा आना चाहिए। फिर आप सोचेंगे कि फिर तो ऑर्थो का आना चाहिए, सॉरी मेटा। फिर हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मेटा में थोड़े दूर है, इसमें हम यही सोच रहे हैं। लेकिन वही कि हमने जो ऑब्जर्व किया कि मेटा का मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम निकल रहे हैं, वही रीज़न है कि इसमें पोलैरिटी नहीं आई। इसमें पोलैरिटी आई तो वो स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गया, और उस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। किसका? ऑर्थो वाले का। पैरा का सबसे ज़्यादा होगा नो डाउट, क्योंकि मेल्टिंग में हमें सॉलिड को लिक्विड में बदलना है। तो पैरा वाला जो है बेटा वो क्या सिमेट्रिकल है कि नहीं है? और सिमेट्रिकल है, देखो आप सिमेट्रिकल है, और इसमें आगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल के अंदर क्लोज पैकिंग होगी कि नहीं होगी? और बेटा जब ये क्लोजली पैक्ड होगा, जब ये इसकी पैकिंग अच्छे से हुई होगी, तो इसको मेल्ट करने के लिए क्या टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर हमको लगता था मेटा आना चाहिए फिर ऑर्थो, लेकिन ऑर्थो बाय डिफॉल्ट ज़्यादा आ गया, ऑर्थो ज़्यादा हो गया मेटा से। सेम रीज़न, रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, पोलैरिटी बढ़ जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये बेटा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, टीचर्स इसको एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। कई तो बोलते हैं ये याद करना है क्योंकि प्रैक्टिकली डाटा निकल गया है, जबकि ये रीज़न नहीं, इसका वास्तव जो रीज़न था मैंने आपको बता दी।
ठीक है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। वैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग निकलेगा सबका, पर इसको थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना। ऑर्थो मेटा पैरा, वैसे भी हम डाइपोल मोमेंट की बात कर लेंगे। ये म्यू जो है, म्यू ये द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट कर रहा है, अभी मैं बताऊंगी आगे। अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक ऑर्थो व मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन पूछेंगे, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपकी बुक पे भी, बुक में तो आरबीएससी में बीच में दिया होगा, बट एनसीईआरटी के बुक में ज़रूर दिया हुआ है। और नीट वगैरह जो एग्ज़ाम है बेटा उसमें बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी फोकस की हुई होती है, तो आपको ध्यान देना होगा कि पैरा जो डाइक्लोरोबेंजीन है, उस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो गलनांक है वो ज़्यादा क्यों आ रहा है? उसकी सममित संरचना होने की वजह से वो क्रिस्टल के अंदर अच्छे से संकुचित हो जाएगा, जिसको गलाने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी उसका गलनांक बिंदु बढ़ जाएगा। अब समझ में आ चुका? चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप वीडियो को पॉज करके। अब लो अपन बात कर लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज, डाइपोल मोमेंट। आपको डाइपोल मोमेंट को क्या कहते हैं जरा मुझे बताएं आप? द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों जरा इधर देखो, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। जैसे ए और बी ये दो एटम जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है, सहसंयोजक रूप से बंधित है, जिसकी ईएन ज़्यादा होगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के नज़दीक जाने पड़ेंगे, उसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। दैट्स वाई उस पर नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव आ जाएगा। इट इज़ अ पोलैरिटी बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पोलैरिटी किसकी वजह से आई है? ये ध्रुवणता किसकी वजह से आई है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता में अंतर के। और इसे ही बोलते हैं कि इन पे क्यू चार्ज है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस वेक्टर को पॉजिटिव टू नेगेटिव हमें डिनोट करना पड़ता है। समझ गए मेरे बच्चों? देखो किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, हो तो बोलेंगे कैसे ऑनलाइन है, मैसेज कर देना कोई प्रॉब्लम हो। देखो डी डिस्टेंस है, ये पे प्लस और क्यू आ रहा है, तो ये जब बढ़ेंगे ना मैग्नीट्यूड, जब इसका बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा। म्यू कब बढ़ेगा? जब ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो म्यू बेटा बढ़ेगा। ठीक है, चलो इधर आओ। जैसे हम सबसे पहले बात करें CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, सही है? चलो मुझे ये बताओ CH3 और F, हमको क्या लग रहा है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा खींचेगा, पोलैरिटी ज़्यादा आएगी। Cl थोड़ा कम, Br उससे कम, I उससे कम, यानी En इसकी ज़्यादा है तो उसमें पोलैरिटी ज़्यादा आनी चाहिए। इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ये आना चाहिए, लेकिन आया नहीं। एक्सेप्शन में हमें जब हमने इसको प्रैक्टिकली देखा, ये आपने ऑब्जर्व किया, हमको लगता है ऐसा है, पर हमने जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा तो मुझे यहाँ एक एक्सेप्शन ये मिला कि CH3F का जो डाइपोल मोमेंट है वो CH3Cl से कम हो गया। किससे कम हो गया बेटा? CH3Cl। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा थोड़ी नहीं अब कम हो जाएगी, है ना? F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नो डाउट। फिर रीज़न क्या है? Cl का साइज बढ़ गया, यानी यहाँ वाली चीज़ पे साइज यानी कि आकार ज़्यादा डोमिनेंट हो गया। साइज ज़्यादा डोमिनेंट हो गया, आकार ज़्यादा प्रभावी हो गया, किसके ऊपर? विद्युत ऋणता के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, नो डाउट ये खींच रहा है, पर उसके कंपेयर में Cl का साइज और भी बड़ा है। उसमें आपको पता है 2p होंगे, इसमें 3p होंगे, और साइज बढ़ गया। और साइज ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या बेटा? D की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और D की वैल्यू जब बढ़ी तो म्यू भी बढ़ा। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैडम क्यू तो बढ़ा है, क्यू किस वाले केस में ज़्यादा बढ़ा है? क्यू इसमें बढ़ा है, किस वाले में? CH3F वाले में। लेकिन उस क्यू के कंपेयर में D ज़्यादा इंक्रीज कर गया है बेटा, और D ज़्यादा इंक्रीज करने की वजह से इस CH3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो चुका है, साइज ज़्यादा डोमिनेंट कर गई है, बाकी किसी जगह कोई बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। समझ में आ गया? क्योंकि एकदम से हम सेकंड से थर्ड में आते हैं तब जाके 3D वगैरह आने लगते हैं, आपको पता है। सेकंड वाले में तो नहीं होते, तो एकदम से साइज बढ़ जाता है। और
एकदम से साइज बढ़ने का मतलब है कि डीप डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई, और डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया ना तो म्यू का वैल्यू भी इंक्रीज हो गया। चार्ज उसी में एफ में ज़्यादा बढ़ा है, एफ ज़्यादा पोलैरिटी डेवलप कर रहा है, पर वहीं उसके कंपेयर में पोलैरिटी यहाँ ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू बढ़ गई है, डिस्टेंस ज़्यादा डोमिनेंट हो गया। इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा डोमिनेंट हो गया, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट। वो रॉन्ग कर दिया है मैंने, देख लेना ढंग से, हमको लगता था ऐसा होना चाहिए पर हुआ क्या है, इसका ज़्यादा और इसका कम है, ये एक्सेप्शन है। ये किसका ऑर्डर लिखा है बेटा मैंने, ये है म्यू डाइपोल मोमेंट। आगे और बढ़ते हैं। CCl4, CHCl3, CH2Cl2 और CH3Cl। इसके म्यू का ऑर्डर क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन मान के चलो। आप देखो, आपने 11th क्लास में जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है ना, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करके दिखाएंगे मुझे कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। एक बार आप डिसाइड करना, मैं इस क्वेश्चन को आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कि वही ऑर्डर आए कि जो मैंने आपको बताया। ईमानदारी से एक बार खुद सोचना, इसको आराम से सॉल्व करना। इट इज़ अ टेट्राक्लोरोमीथेन, इट इज़ अ ट्राइक्लोरोमीथेन, इट इज़ अ डाइक्लोरोमीथेन और इट इज़ अ क्लोरोमीथेन। बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रही हूँ आपसे, ये क्या है जरा मुझे ये बता दें। क्या ये क्लोरोबेंजीन है? क्या ये क्लोरोबेंजीन है बेटा? ठीक है। और ये वाला क्लोरोएल्कीन है। आप मतलब एक मेरे पास एलिफेटिक है और एक मेरे पास एरोमेटिक है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि डाइपोल मोमेंट चेक करना है हमें, द्विध्रुव आघूर्ण चेक करना है हमें। डाइपोल मोमेंट चेक करने के लिए हमारे को पता है कि डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। जरा बच्चों यही होता है। इसका डाइपोल ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है? एरोमेटिक का डाइपोल ज़्यादा है कि एलिफेटिक का डाइपोल? ये देखो Cl पे माइनस, सी पे सी प्लस, ठीक है। अब इसमें देखो, ये sp2 कार्बन है और इस sp2 कार्बन की जो En है वो लगभग 2.9 के आसपास होती है और इसके 3.0 है, तो थोड़ा कम ही डिफरेंस है En में वैसे देखें तो। चलो फिर भी थोड़ी बहुत अभी ज़्यादा है तो बेचारे Cl की ही ज़्यादा है, तो डाइपोल तो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। बट एट द सेम टाइम क्या इसमें रेजोनेंस भी वर्क कर रहा होगा? और ड्यू टू द रेजोनेंस अनुनाद के कारण क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आएगा कि नहीं आएगा बेटा? डबल बॉन्ड आ गया। तो ये जो बॉन्ड है क्या ये प्योरली सिंगल है? क्या ये शुद्ध रूप से एकल बंध है? क्या ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है? नो, देयर इज पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप्ड ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड भी आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? आंशिक द्विबंध के गुण आवे। किसकी वजह से? अनुनाद के कारण, और उस कारण से इसका जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल में हो गया तो थोड़ी लेंथ कम होगी। यानी यहाँ पे CCl की जो बॉन्ड लेंथ है, CCl जो बंध लंबाई है वो इस CCl बंध लंबाई से कम होगी। यहाँ प्योरली सिंगल बॉन्ड होगा, प्योरली सिंगल बॉन्ड होगा। या En में डिफरेंस भी ज़्यादा है। इट इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये sp2 संकरित कार्बन है और ये sp3 संकरित कार्बन है। किसकी En ज़्यादा? sp2 की। थोड़ा बहुत लंबाई को कम कर देगा, En में डिफरेंस कम है। और बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, sp3 कार्बन की En भी कम है तो Cl ज़्यादा खींचेगा, लेंथ बढ़ेगी और लेंथ बढ़ेगी तो डाइपोल भी बढ़ जाएगा। समझ गए? बोलो कोई डाउट? तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में से किसका डाइपोल ज़्यादा हुआ? एरोमेटिक का जो डाइपोल है वो एलिफेटिक से कम होता है। देखो सीधी से बोल दो, हेलो एल्केन का डाइपोल मोमेंट हेलो एरिन से कम होता है क्योंकि हेलो एल्केन के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड हेलोजन की जो लेंथ है, लंबाई है वो ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से आंशिक द्विबंध आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है और लेंथ कम, तो डाइपोल इसका ज़्यादा हो गया। म्यू का ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे अगर आप लिखना चाहोगे तो उसको, और ये क्वेश्चन आप घर से करें। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी
उसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उससे पहले थोड़ा हम जो प्रिपरेशंस हमने पढ़ी है उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक यू बेटा।